हेलो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो सुनने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक पल के लिए आयशा को रोहित की बातों का विश्वास नहीं हो रहा था। आयशा फटी हुई आंखों से बस रोहित की ओर देखती रही। आयशा के चेहरे पर हैरानी देखते हुए रोहित ने दबी हुई और धीमी आवाज़ में कहा, मैं समझ सकता हूँ कि ये बात काफ़ी हैरान कर देने वाली है, मगर माँ, इससे भी ज़्यादा हैरान की बात ये है कि अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर अनिका के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। हमने तमाम टेस्ट के रिजल्ट देखे हैं, मगर तमाम डॉक्टरों के लिए ये कहना बहुत मुश्किल हो गया है कि अनिका की याददाश्त जाने का कारण क्या है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हो गया। आयशा ने रोहित को इससे पहले इतना बेबस और मजबूर कभी नहीं देखा था। आयशा अच्छी तरह से जानती थी कि इस वक्त अगर वो खुद ही टूट गई तो रोहित को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रोहित को हिम्मत देते हुए आयशा ने कहा, बेटा तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है, सब कुछ बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम बच्चों की और घर की बिल्कुल फिक्र मत करना। तुम इस वक्त अनिका के पास और उसके साथ रहो। मुझे पूरा यकीन है बहुत जल्दी हमारी अनिका बिल्कुल पहले की तरह हम सबके बीच हंसी खुशी रहने लगेगी। अनिका के बारे में पता चलने के बाद आयशा खुद काफ़ी टेंशन में थी, मगर वो अच्छी तरह से जानती थी कि ये वक्त टूट कर बिखरने का नहीं था, बल्कि जिस तरह मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में अनिका ने जैसे पूरे परिवार को संभाला था, उसी तरह इस वक्त आयशा को भी हिम्मत दिखाकर परिवार को संभालना होगा, खासकर बच्चों को। आयशा ने रोहित के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा मेरी भी मानो तो कुछ देर सो जाओ, तुम्हारा आराम करना भी बेहद ज़रूरी है। आयशा अच्छी तरह जानती थी कि अनिका की ऐसी हालत देखकर रोहित की आंखों से नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी, मगर वो ये भी जानती थी कि अगर ऐसे वक्त में रोहित की तबीयत खराब होती है तो हालात और भी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। इसलिए रोहित का हाथ पकड़कर आयशा बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह रोहित को उसके बिस्तर के पास ले गई। रोहित को बिस्तर पर लिटाने के बाद आयशा ने रोहित के बेडरूम की लाइट बंद कर दी और कमरे का दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चली गई। रोहित के कमरे में अंधेरा था, मगर रोहित की आंखों से नींद कोसों दूर थी। तभी अचानक रोहित के नंबर पर भूमिका का नंबर फ्लैश होने लगा। जैसे ही रोहित ने कॉल रिसीव किया, भूमिका ने रोहित से कहा, मैं इस वक्त तुम्हारे भेजे हुए लोकेशन पर हूँ। गाड़ी पूरी तरह से झुलस चुकी है, यहाँ तक कि गाड़ी का चेसिस नंबर भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। गाड़ी किसकी थी, कहाँ से आई थी, ये पता लगाना बेहद मुश्किल है। मेरे ऑफिसर्स आसपास की जगह को अच्छी तरह से छान चुके हैं, मगर कोई सस्पेक्ट नज़र नहीं आया। रोहित ने जब भूमिका की बात सुनी तो रोहित और भी ज़्यादा मायूस हो गया। रोहित जानता था कि वो ड्राइवर ही वो कड़ी थी जो निकवा की किडनैपिंग के साथ जुड़ी हुई थी। अगर वो ड्राइवर रोहित के हाथ लगता तो रोहित जरूर किडनैपर तक पहुंच सकता था, जिसके जरिए रोहित को निका की याददाश्त खोने का कारण पता चल सकता था। रोहित की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कुछ देर तक फोन पर खामोश रहने के बाद भूमिका ने रोहित से कहा, मगर रोहित, मैंने इस कार की अच्छी तरह से छानबीन की है। एक बड़ी अजीब बात मुझे नजर आई है। भूमिका की इस बात पर रोहित बड़े ही ध्यान से भूमिका की बात सुनने लगा। भूमिका ने रोहित से कहा, देखो कार तो पूरी तरह से झुलस चुकी है और ड्राइविंग सीट पर कोई लाश मौजूद नहीं है। इसका मतलब साफ है कि जब कार इस अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज से साथ टकराई तब कार का ड्राइवर कार में नहीं था, क्योंकि एक्सीडेंट का इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त था कि अगर कार का ड्राइवर इम्पैक्ट के बाद कार में ही होता तो फिर उसका बचना नामुमकिन था, और फिर वो ड्राइवर जिंदा या मुर्दा हमें कार में या कार के आसपास ही मिलता। तुम्हारे कहने के मुताबिक वो ड्राइवर तुम्हें उस वक्त भी यहाँ नजर नहीं आया था। भूमिका की बात बड़े ध्यान से सुनने के बाद रोहित ने भूमिका की बात में हामी भरते हुए कहा, हाँ, जब कार का एक्सीडेंट हुआ था तब मैं कार के पीछे ही खड़ा था। मैंने एक्सीडेंट होते हुए अपनी आंखों से देखा, मगर जब कार ने आग पकड़ ली और मैं कार के नज़दीक गया तो वहाँ ड्राइविंग सीट पर मुझे कोई नज़र नहीं आया। आसपास भी मैंने ढूंढने की कोशिश की, मगर कहीं कोई नज़र नहीं आया। रोहित की बात पूरी होने के बाद भूमिका ने एक लंबी सांस लेते हुए रोहित से कहा, रोहित, यही बड़ी अजीब बात है। मैंने अभी अभी कार की जांच की तो मैंने देखा कि ड्राइविंग सीट वाला दरवाज़ा तो पूरी तरह से बंद है, और ये काफ़ी अजीब बात है। तुमने जिस तरह से मुझे बताया है, कार तेज़ी से अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की ओर आगे बढ़ रही थी। अगर ब्लास्ट के वक्त ड्राइविंग सीट पर मौजूद नहीं था तो जाहिर सी बात है कि चलती हुई कार से ड्राइवर ने छलांग लगा दी होगी। मगर अगर ये बात सच है तो फिर कार का दरवाज़ा बंद कैसे हो सकता है? इतनी तेज़ी से चल रही कार का दरवाज़ा खोलकर इसमें छलांग लगाकर उस दरवाजे को वापस बंद कैसे किया जा सकता है? और इस वक्त मेरे सामने जो कार झूलती हुई खड़ी है
इसका दरवाजा पूरी तरह से लॉक है। रोहित के लिए ये बात काफी हैरान कर देने वाली थी। कुछ देर मन ही मन सोचने के बाद रोहित ने भूमिका से पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो भूमिका? कुछ देर खामोश रहने के बाद भूमिका ने रोहित से कहा, रोहित मुझे लगता है इस कार में पहले से कोई ड्राइवर मौजूद ही नहीं था। भूमिका की ये बात सुनकर रोहित दंग रह गया। रोहित ने अटकती हुई आवाज में भूमिका से पूछा, क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? बिना ड्राइवर की कार कैसे चल सकती है? भूमिका ने कुछ देर सोचकर रोहित की इस बात का जवाब देते हुए, चल सकती है रोहित, तुम अच्छी तरह से जानते हो टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अगर बिना किसी इंसान के चांद पर रॉकेट भेजा जा सकता है तो कार क्या चीज़ है? देखो, वैसे तो कार के अंदर सब कुछ पूरी तरह से जल चुका है। कार के सारे कंट्रोल, सारे सिस्टम पूरी तरह से जल चुके हैं, इसलिए कुछ पता लगा पाना बेहद मुश्किल है। मगर हो सकता है कि एक रोबोटिक कार हो और कार चलाने वाला इस कार से कोसों दूर बैठा हो। वो एक रिमोट कंट्रोल के जरिए या फिर सैटेलाइट सिग्नल के जरिए इस कार को ड्राइव कर रहा हो। हमारे देश में ये टेक्नोलॉजी अब तक आई नहीं है, मगर विदेशों में ये टेक्नोलॉजी कई साल से आ गई है। ये बात तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। भूमिका की बात सुनने के बाद काफी देर तक रोहित हैरानी में मन ही मन कुछ सोचता रहा। तभी एक बात रोहित के दिमाग में बिजली की तरह चमकी। रोहित ने अपने बिस्तर से खड़े हुए भूमिका से कहा, क्या तुम अभी के अभी घर आ सकती हो? अनिका जिस कार में मिली थी वो कार हमारे पार्किंग लॉट में खड़ी है। तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। वो कार और जिस कार में अभी आग लगी है वो दोनों हूबहू एक दूसरे से मिलती हैं। भूमिका ने जब रोहित की बात सुनी तो उसने रोहित से कहा, ठीक है, मैं अभी वहाँ पहुँचती हूँ। रात का वक्त था और मारवा हाउस के हर तरफ काफी अंधेरा छाया हुआ था। रोहित तेज कदमों से मारवा हाउस से निकलकर पार्किंग रोड की ओर गया। रात की ड्यूटी के नौकर रोहित को इतना परेशान देखकर रोहित के पीछे पीछे चलने लगे। एक नौकर ने रोहित से पूछा, साहब क्या हुआ? क्या आपको कुछ चाहिए? आप हमें बताइए साहब। तेजी से चल रहे रोहित ने अपना हाथ हवा में लहराते हुए नौकरों से कहा, तुम वहीं अंदर रहो, मैं अभी आता हूँ। ये कहने के बाद रोहित पार्किंग लॉट की ओर निकल गया। सारे नौकर हैरान होकर रोहित को बड़े ही ध्यान से देखने लगे। रोहित उस कार के पास जहाँ पहुंचा जिस कार में अनिका घर वापस आई थी। कार की ड्राइविंग सीट वाली विंडो के पास पहुंचकर रोहित बड़े ही ध्यान से कार को देखने लगा। रोहित ने जब कार का दरवाजा खोला और अंदर से कार को अच्छी तरह से देखा तो कार काफी पुराने जमाने की नजर आ रही थी। वैसे तो कार में कोई अजीब बात नहीं दिख रही थी, मगर कार को अच्छी तरह से देखने के बाद रोहित को इस बात का यकीन हो गया था कि कार में कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जिसे रिमोट के जरिए ऑपरेट किया जा सके। कुछ ही देर में एक पतली सी काली जीप मारवा हाउस के मेन गेट से एंटर होती हुई दिखाई दी। पार्किंग लॉट के पास पहुंचकर उस जीप से भूमिका बाहर निकली और रोहित की ओर आते हुए कुछ कहने लगी, क्या यही वो गाड़ी है? भूमिका जब रोहित के पास आई तो कार की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा, भूमिका ये वही गाड़ी है जिसमें अनिका घर वापस लौटी थी। अनिका तो ड्राइविंग सीट पर बैठी थी, मगर अनिका बेहोश थी। तब भी मुझे इस बात की काफ़ी हैरानी हुई कि अगर अनिका बेहोश थी तो फिर कौन चला रहा था? अब तुम कह रही हो कि कार को कोई रिमोट कंट्रोल के जरिए या सैटेलाइट सिग्नल के जरिए चला रहा था। मैंने कार को अभी अभी अंदर से पूरी तरह से चेक किया, मगर कार में ऐसा कोई सिस्टम नज़र नहीं आ रहा है। रोहित की बात सुनने के बाद भूमिका ने भी कार के अंदर बैठकर कार को अच्छी तरह से देखा। हैरानी की बात भूमिका के लिए ये थी कि कार के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नजर नहीं आ रहा था। कार की ड्राइविंग सीट से उतरने के बाद भूमिका ने कार का बोनेट खोलकर जब देखा तो उसके होश उड़ गए। भूमिका ने रोहित को अपने पास बुलाते हुए कहा, देखो, अगर ये कार किसी सिस्टम के जरिए नहीं चलाई जा रही है तो ये कैसा हो सकता है? हैरान रोहित भूमिका के पास जाकर कहने लगा, मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? भूमिका अपने हाथ के इशारे से रोहित को बोनेट के अंदर झांकने के लिए कहा। जब रोहित ने बोनेट के अंदर झाँक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उस कार में कहीं इंजन नजर नहीं आ रहा था। रोहित के गार्ड्स ने कार को पूरी तरह से चेक किया, मगर बोनेट खोलकर अंदर चेक नहीं किया था। बिना इंजन के कार को देखकर रोहित हैरान रह गया। भूमिका ने रोहित की हैरानी देखते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? बिना इंजन के कार कैसे चल सकती है? कुछ देर मन ही मन सोचने के बाद रोहित ने बोनेट बंद करते हुए भूमिका से कहा, एक मिनट, कई गाड़ियों में इंजन पीछे की ओर होता है, चलो पीछे डिक्की में चेक करते हैं। रोहित और भूमिका दोनों ही तेजी से डिक्की की ओर चले गए। जब उन्होंने डिक्की खोली तब वहां पर भी कोई इंजन नजर नहीं आ रहा था। रोहित और भूमिका दोनों के चेहरे पर हैरानी बढ़ती जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बिना इंजन की कार कैसे चल सकती थी। भूमिका ने झुककर कार को नीचे से पूरी तरह से एग्जामिन किया। भूमिका कुछ देर तक कार के नीचे का हिस्सा एग्जामिन करती रही। जब रोहित ने देखा कि काफी देर तक भूमिका कार को एग्जामिन कर रही थी, तब रोहित ने भी झुककर भूमिका से पूछा, क्या हुआ? क्या कहीं कोई सुराग नजर आ रहा है?
कार को अच्छी तरह से एग्जामिन करने के बाद भूमिका की आंखों की हैरानी अब घबराहट में बदल गई थी। भूमिका की आंखें देखते हुए रोहित भी समझ गया था कि भूमिका ने जरूर कोई ऐसी बात का पता लगाई थी जो उसे इतनी ज्यादा हैरान कर रही थी। भूमिका ने रोहित की ओर देखकर अटकती हुई आवाज में कहा, दिस कार इज अ मिरेकल। ये कार मैग्नेटिक फील्ड के जरिए चलती है। इस तरह के आविष्कार को करने के लिए तो लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां मैग्नेटिक फील्ड के जरिए कार को चला सके, इसके लिए अरबों खरबों डॉलर्स की रिसर्च कर रहे हैं। भूमिका की बात सुनकर रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। रोहित के सामने खड़ी कार वैसे तो काफी पुराने जमाने की लग रही थी। कार को देखकर ये पता लगाया जा सकता था कि कार तो जरूर 25 से 30 साल पहले की कोई मॉडल थी, मगर कार के अंदर कोई तकनीकी मॉडिफिकेशन करके कार को एक मैग्नेटिक फील्ड ऑपरेट कार बनाया गया था। उस कार की ओर देखते हुए भूमिका ने रोहित से कहा, दिस मैन इज अ जीनियस। जिसने भी ये कार डिजाइन की है वो कोई आम आदमी नहीं है। ऐसे आदमी को तो दुनिया भर को तलाश है जो इस तरह की कार बना सके। और जिस तरह की तुमने बात की है, तुम जिस तरह कार का पीछा कर रहे थे, वो कार बिल्कुल नॉर्मल कार्स की तरह दौड़ रही थी रास्ते पर। रोहित ने भी भूमिका की बात में हामी भरते हुए कहा, हाँ, कार की स्पीड, कार का कंट्रोल सब कुछ नॉर्मल ही था। रोहित की बात सुनने के बाद भूमिका ने रोहित से कहा, ऐसी कार बनाने वाला इंसान अपना मुंह छुपाए क्यों बैठा है, और अनिका की किडनैपिंग के साथ उसका क्या कनेक्शन हो सकता है। रोहित बस इतना जानता था कि दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर हो, वो बस जल्द से जल्द अपने दुश्मन तक पहुंचकर ये जानने की कोशिश करना चाहता था कि आखिर अनिका के साथ क्या हुआ था। रोहित के चेहरे पर परेशानी बढ़ती जा रही थी। भूमिका जानती थी कि इस बार दुश्मन पहले से काफी ज्यादा खतरनाक था। दुश्मन न सिर्फ पावरफुल था, मगर वो दुश्मन एक साइंटिफिक जीनियस था। रोहित के चेहरे पर इतनी ज्यादा घबराहट देखकर भूमिका ने रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो, मैं इस कार को अच्छी तरह से एग्जामिन करने के लिए अपने डिपार्टमेंट के लोगों को भेजती हूँ। देखती हूँ अगर इस कार की छानबीन करने के बाद अगर इस कार के ओरिजिनल सोर्स के बारे में पता लगाया जा सके तो हम अपने दुश्मन तक जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं। मगर मैंने इस कार को अच्छी तरह से एग्जामिन किया है। न तो इस पर नंबर प्लेट लगी है और न ही चेसिस नंबर लिखा है। कार की ओरिजिन और कार के मालिक के बारे में पता लगाना बेहद मुश्किल है। ये कार भी 25-30 साल पुराना मॉडल है। अक्सर ऐसी कार स्क्रैप यार्ड में मिलती हैं, मगर ये सोच सोचकर मैं हैरान हो रही हूँ कि ये कार जिसे स्क्रैप किया गया था, उस कार में से इस तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी किस तरह फिट की। करने वाले ने कुछ देर तक मन ही मन सोचने के बाद रोहित ने कार को छपरे पर अपना एक हाथ मारते हुए कहा, मैं तो ये भी नहीं जानता कि अनिका को यहाँ पहुँचाने वाला अनिका का किडनैपर था या हमारा दोस्त जो अनिका को किडनैपर से बचाकर यहाँ ले आया था। चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मुझे उस इंसान तक पहुँचना है। अनिका का अतीत उसे लौटाने के लिए मेरा इस कार के डिज़ाइनर तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। भूमिका ने रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रोहित, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अनिका हर मुश्किल से बहादुरी से लड़कर बाहर निकली है। इस बार भी ऐसा ही होगा, मगर इस बार हमें उसे पहले से ज़्यादा सपोर्ट करना होगा। ये कहने के बाद भूमिका अपनी जीप में बैठकर वहाँ से चली गई। सुबह के 7 बजे थे। लाइफ केयर हॉस्पिटल के कॉरिडोर में तभी अचानक एक लड़की अनिका के BBIP बोर्ड की ओर जाती हुई नजर आई। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि श्रेया थी। श्रेया ने सफ़ेद कलर का ड्रेस पहना रखा था। श्रेया के शरीर पर न तो कोई ज्वेलरी नजर आ रही थी और न ही उसके चेहरे पर कोई मेकअप नजर आ रहा था। श्रेया के चेहरे का गोरा रंग अब बिल्कुल लाल पड़ चुका था। श्रेया की आंखें काफ़ी ज़्यादा रूखी और बेजान नजर आ रही थी। इन सब के बावजूद श्रेया की खूबसूरती किसी से छिपा नहीं सकती थी। श्रेया अच्छी तरह से जानती थी कि अगर गुलेरिया परिवार या मारवा परिवार का कोई भी सदस्य हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसे टॉप फ्लोर पर बने BBIP बोर्ड में ही एडमिट किया जाता था। श्रेया के चलने का तरीका और उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि रिसेप्शन पर खड़ी लड़की बस श्रेया को देखती रही। उसने श्रेया को रोक कर ये भी नहीं पूछा कि वो कहाँ जाना चाहती थी और किससे मिलना चाहती थी। उस रिसेप्शनिस्ट के चेहरे के भाव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो समझने की कोशिश कर रही थी कि इतने सादे लिबाज में भी बिना मेकअप कोई लड़की इतनी खूबसूरत कैसे लग सकती थी। फिर अचानक उसे अपनी ड्यूटी के बारे में याद आया, मगर जब तक वो श्रेया को रोककर उससे पूछती कि वो किससे मिलने जा रही है, श्रेया लिफ्ट के अंदर दाखिल हो चुकी थी। उस रिसेप्शनिस्ट ने अपने ही सर पर अपने हाथ से एक चपत लगाते हुए अपने आप को ड्यूटी पर ध्यान देने की सलाह दी। लाइफ केयर हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर जैसे ही लिफ्ट पहुंची और लिफ्ट का दरवाजा खुला, श्रेया को अपने आगे मारवा हाउस के कुछ सिक्योरिटी गार्ड नजर आए। श्रेया जैसे ही लिफ्ट के बाहर निकली तो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड ने अब श्रेया को रोकने के लिए अपने कदम बढ़ाए, मगर श्रेया का चेहरा देखकर उन्होंने अपने बढ़ते हुए कदमों को रोक लिया।
सारे सिक्योरिटी गार्ड्स श्रेया को अच्छी तरह से जानते थे। वे जानते थे कि श्रेया गुलेरिया परिवार की बहू है और अनिका की भाभी होने के साथ साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी। मगर सिक्योरिटी गार्ड्स को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, अनिका से कोई भी अंदर मिलने न जाने पाए। सिक्योरिटी गार्ड्स काफ़ी बड़े धर्म संकट में फंस चुके थे। वो नहीं जानते थे कि वो किस तरह से श्रेया के बढ़ते हुए कदमों को रोके। श्रेया भी बिना यहाँ वहाँ देखे बस अपने कदम वीवीआईपी बोर्ड की ओर बढ़ाने लगी। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने डरते हुए श्रेया से कहा, मैडम, वो दरअसल अनिका मैडम इस वक्त आराम कर रही हैं। अंदर जाने का कोई फायदा नहीं है, आप उन्हें बाद में मिल लेना। श्रेया ने ये बात सुनने के बावजूद अपने बढ़ते हुए कदमों को नहीं रोका। नहीं, श्रेया ने अपनी नजरें वीवीआईपी बोर्ड के दरवाजे से हटाई। श्रेया की नजरें जैसे पत्थर बन चुकी थी। बिना सिक्योरिटी गार्ड्स की ओर देखकर श्रेया ने कहा, कोई बात नहीं, मैं निका के जाने का इंतजार करूंगी। सिक्योरिटी गार्ड आपस में काफी कंफ्यूज नजर आ रहे थे। वो श्रेया के पीछे एक दूसरे को देखते हुए चले जा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो श्रेया को कैसे रोके। कुछ ही देर में श्रेया वीवीआईपी बोर्ड के दरवाजे के ठीक बाहर पहुंची और एक ही झटके से श्रेया ने वीवीआईपी बोर्ड का दरवाजा खोल दिया। श्रेया जब अनिका के कमरे में दाखिल हुई तो श्रेया ने देखा कि राजलक्ष्मी श्रेया के बिस्तर के ठीक बगल में अपने हाथ पर अपना सर रखकर लेटी हुई है। राजलक्ष्मी गहरी नींद में नजर आ रही थी। तभी पीछे खड़े सिक्योरिटी गार्ड श्रेया के कहने लगे, मैडम, हमने कहा था ना आपसे, अनिका मैडम आराम कर रही हैं, आप बाद में कभी आ जाइए। मगर श्रेया ने उन लोगों की बात को पूरी तरह से इग्नोर करके उनके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। श्रेया ने जैसे ही वार्ड का दरवाजा बंद किया, एक सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी जेब से फ़ोन निकाल कर रोहित को कॉल लगा दिया। वो अच्छी तरह से जानते थे कि रोहित के लिए भी नींद पूरी करना कितना जरूरी था। मगर श्रेया के ऐसे बर्ताव से सिक्योरिटी गार्ड काफ़ी घबरा गए थे और अपनी ड्यूटी निभाना चाहते थे। मगर श्रेया को रोकना उनके बस में नहीं था। कुछ दिन के बाद जब रोहित ने कॉल उठाया तो सिक्योरिटी गार्ड ने अटकती हुई आवाज़ में रोहित से कहा, सर, श्रेया मैडम यहाँ पर आई थी। सिक्योरिटी गार्ड की आवाज़ सुनकर रोहित हैरान रह गया। रोहित ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, श्रेया को अनिका से मिलने मत देना, मैं अभी वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। रोहित की बात सुनकर सिक्योरिटी गार्ड हैरान होकर अपने साथियों को देखने लगी। कुछ देर खामोश रहने के बाद उस सिक्योरिटी गार्ड ने रोहित से कहा, मगर सर, हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर श्रेया मैडम नहीं रुकी और सीधे अनिका मैडम के कमरे के अंदर चली गई। और तो और सर, उन्होंने कमरे के अंदर जाने के बाद दरवाज़ा भी बंद कर दिया। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम श्रेया मैडम को कैसे रोकें। अब तक जान चुका था कि श्रेया का स्वभाव काफ़ी बदल गया था, मगर कहीं ना कहीं रोहित नहीं चाहता था कि अनिका की याददाश्त खो गई है। ये बात अभी लोगों तक पहुंचे। रोहित को उम्मीद थी कि जल्द से जल्द अनिका ठीक हो जाएगी और अनिका की याददाश्त खोने के बाद उसे किसी के सामने जाहिर नहीं करनी पड़ेगी। कुछ देर मन ही मन सोचने के बाद रोहित ने अपनी सिक्योरिटी गार्ड से कहा, ठीक है, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। वहाँ श्रेया अनिका के कमरे में अनिका के बिस्तर के सामने एक सोफे पर बैठकर अनिका के जागने का इंतजार कर रही थी। श्रेया बस फटी हुई आंखों से बिना पल के झपकाए अनिका को देखे जा रही थी। श्रेया के चेहरे को देखकर न तो ऐसा लग रहा था कि श्रेया अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी और न ही उसके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई इमोशन नजर आ रहा था। बस बिना पल के झपकाए अपनी जगह पर बैठी श्रेया अनिका को देखती रही। कुछ देर बाद धीरे धीरे अनिका की आंखें खोली। राजलक्ष्मी गहरी नींद में सोई हुई थी। श्रेया जो काफ़ी देर से अनिका पर नज़र गड़ाए बैठी थी, उसने जब देखा कि अनिका धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी तो अपनी जगह से खड़ी होकर श्रेया धीरे धीरे अनिका के पास जाने लगी। अनिका ने जब धीरे से अपनी आंखें खोली तो अनिका ने देखा कि वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी। अनिका की आंखों में फिर से वही हैरानी दिखाई देने लगी जो अनिका के होश में आने के बाद दिखाई दे रही थी। अनिका काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। श्रेया अनिका की हालत के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मैं धीरे धीरे चलकर अनिका के पास आई। जब अनिका की नज़रें श्रेया की नज़रों से टकराई तब अनिका श्रेया को हैरान होकर देखने लगी। इससे पहले कि अनिका कुछ रिएक्ट कर पाती, श्रेया ने धीमी आवाज़ में अनिका से कहा, देखो अनिका, मैं तुमसे जो कहने जा रही हूँ वह बात शायद तुम्हें बहुत कड़वी लगे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम अपने भाई आकाश से कितना प्यार करती थी। तुम अभी घर वापस लौटी हो और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे मन पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहती। मगर जो बात सोच सोच कर मैं अंदर से झुलस रही हूँ वह शेयर करने के लिए मेरे पास दुनिया में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। अनिका, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा अगर किसी पर करती हूँ तो वह सिर्फ तुम और आकाश हो। मगर आकाश अब इस दुनिया में नहीं रहा और ऐसी हालत में मेरे पास अपना कहने के लिए तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। अनिका, मैंने आकाश को तो हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है, मगर अब मैं अपनी बच्ची पिंकी और आकाश के होने वाले बच्चों को नहीं खो सकती। अनिका काफ़ी हैरानी से श्रेया को देखती रही। श्रेया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा,
अनिका, मैं पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकती, मगर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आकाश की मौत के पीछे कोई गहरी साजिश है। मैंने हमेशा ही मन ही मन तुम्हारे और रोहित के लिए काफ़ी प्रार्थना की है। हमेशा चाहा था कि तुम और रोहित खुश रहो, तुम्हारे परिवार को किसी की नज़र न लगे। मगर कमाल की बात तो ये है कि जो दुआ मैं तुम लोगों के लिए कर रही थी, कहीं ना कहीं वह दुआ मैं अपने लिए मांगना भूल गई। मेरे हंसते खेलते परिवार को सचमुच किसी की नज़र लग गई। मेरे बच्चों के सर से वो आपका साया छिन गया। आकाश मेरे जीने की वजह थी, अब मेरे जीने की वजह तो इस दुनिया में नहीं रही। मगर मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मुझे जीना होगा, मेरे होने वाले बच्चे के लिए और पिंकी के लिए जीना होगा और इस दुनिया से लड़ना होगा। बस तुमसे आज इतना कहने आई हूँ कि अगर मुझे ये पता चला कि मेरी दुनिया में आग लगाने वाला कोई तुम्हारा अपना है, तो तुम ही बताओ मुझे ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। अनिका की नज़रों में काफ़ी हैरानी थी। अनिका की नज़रों में हैरानी देखते हुए श्रेया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम हैरान क्यों हो, तो मैं साफ साफ शब्दों में तुमसे कहना चाहती हूँ कि मेरी दुनिया में आग लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा पति रोहित मारवा है। अनिका हैरान होकर श्रेया की आंखों में आंखें डालकर देखती रही। अनिका की आंखों में हैरानी देखते हुए श्रेया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, देखो अनिका, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसका मेरे पास अब तक कोई सबूत तो नहीं है, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि ये बात किसके बारे में कह रही हूँ। मेरा आकाश तो हमेशा हमेशा के लिए मुझसे छीन चुका है, मगर अब मैं उसके सपने को मरने नहीं दूंगी। आकाश ने सपना देखा था कि एक दिन वो गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को आसमान की बुलंदियों तक पहुँचाए, जो उसने पूरा भी किया। मगर मारवा इंडस्ट्रीज़ को इतने सालों बाद पछाड़ कर गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री नंबर 1 की पोजीशन पर आ गई। राजा ने वक्त तो हासिल कर लिया, मगर राजा अब तख्त पर बैठने के लिए खुद इस दुनिया में नहीं रहा। जब श्रेया ने सारी बातें कर रही थी तब श्रेया की आंखें काफ़ी इमोशनल लग रही थी और वहीं अनिका बड़ी ही हैरानी से श्रेया की ओर देखे जा रही थी। श्रेया को लग रहा था कि अनिका के चेहरे की हैरानी श्रेया की बात सुनने की वजह से थी, मगर कहीं ना कहीं अनिका के चेहरे की हैरानी सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो अपने सामने खड़ी लड़की को पहचानने की कोशिश कर रही थी। न तो अनिका श्रेया की बातें समझ पा रही थी और न ही अनिका आकाश की मौत के बारे में कुछ जानती थी। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए श्रेया ने अनिका से कहा, देखो अनिका, तुम एक बात अच्छी तरह से जानती हो कि आकाश के बाद इस दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा मुझे अगर किसी पर है तो वो सिर्फ तुम पर है। और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे और मेरे बच्चों की मदद के लिए तुम हमेशा मेरे साथ खड़ी रहोगी, चाहे इसके लिए तुम्हें किसी से भी लड़ना क्यों ना पड़े। आज तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। अगर किसी भी तरह ये पता चलता है कि आकाश की मौत के पीछे सचमुच रोहित का हाथ है, तो तुम रोहित को सजा दिलाने में मेरी मदद करोगी। श्रेया ने ये बात कहने के बाद अपना हाथ अनिका की ओर बढ़ा दिया। श्रेया ने अनिका से कहा, क्या तुम मुझसे वादा कर सकती हो अनिका? अनिका फटी हुई आंखों से श्रेया के हाथ की ओर देखने लगी। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके सामने खड़ी लड़की उसे क्या कहना चाहती थी। श्रेया बार बार एक ही चीज़ दोहराती रही, वादा करो मुझसे अनिका, वादा करो। अनिका के बिस्तर के पास लेटी राजलक्ष्मी के कानों पर बार बार श्रेया की आवाज़ पड़ रही थी। राजलक्ष्मी ने जब धीरे से अपनी आंखें खोली तो वो ये देखकर चौंक गई कि कमरे में अनिका के सामने श्रेया खड़ी थी। अनिका पूरी तरह से जाग चुकी थी। राजलक्ष्मी एक झटके से अपनी जगह से खड़ी हुई और श्रेया के पास जाकर कहने लगी, अरे श्रेया, आप अचानक अंदर कैसे आई? राजलक्ष्मी की बातों को इग्नोर करते हुए श्रेया ने अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या तुम मुझसे वादा कर सकती हो अनिका? वादा करो मुझसे। आकाश की मौत के सदमे ने श्रेया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया का दिल बिल्कुल पत्थर का हो चुका था। आकाश की मौत की खबर सुनने के बाद से लेकर अब तक श्रेया की आंखों से आंसू बहने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर अनिका से वादा मांग रही श्रेया की आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। राजलक्ष्मी की समझ में नहीं आ रहा था कि श्रेया आखिर अनिका से कौन सा वादा मांग रही थी। श्रेया का हाथ पकड़कर श्रेया को होश में लाते हुए राजलक्ष्मी ने कहा, मेरी बात सुनिए, आप प्लीज़ मेरी बात सुनिए। इस वक्त अनिका मैडम के साथ इस तरह की बात करना ठीक नहीं है, ये उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा लग रहा था जैसे राजलक्ष्मी की बातें श्रेया सुन तो पा रही थी मगर समझ नहीं पा रही थी। श्रेया लगातार अनिका को फोर्स करती रही कि वो उससे वादा करे। अनिका भी फटी हुई आंखों से अपने सामने खड़ी श्रेया को देखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे अनिका मन ही मन श्रेया की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। राजलक्ष्मी लगातार श्रेया को रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक राजलक्ष्मी ने श्रेया के दोनों कानों कंधों से पकड़कर पूरी तरह से हिला दिया और कहा, मैडम प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। अनिका मैडम अपनी यादाश्त खो चुकी हैं। जैसे ही राजलक्ष्मी के ये सब श्रेया के कानों पर पड़े, श्रेया अचानक स्तब्ध हो गई। श्रेया फटी हुई आंखों से अनिका को देखती रही।
अनिका के चेहरे की हैरानी अब कुछ कुछ श्रेया की समझ में आने लगी थी। श्रेया ने राजलक्ष्मी की ओर देखकर हैरानी से पूछा, ये क्या कह रही हो तुम? अनिका की याददाश्त जा चुकी है मतलब? राजलक्ष्मी ने अपने सर पर अपना एक हाथ रखते हुए श्रेया से कहा, मैडम ये सच है, अनिका मैडम की किडनैपिंग हो चुकी थी। अभी 2 दिन पहले ही वो घर वापस लौटी हैं, मगर वो बेहोशी की हालत में वापस लौटी थी। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तब हमें पता चला कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है। राजलक्ष्मी ने श्रेया को ये बात अनिका से कुछ दूर ले जाकर कही थी। राजलक्ष्मी की बात सुनते ही श्रेया की आंखों से बहते हुए आंसू एकदम थम गए। श्रेया के चेहरे का दुख अब हैरानी में बदल चुका था। श्रेया फटी हुई आंखों से बिस्तर पर बैठी अनिका की ओर देखती रही। अनिका बस कमरे में यहाँ वहाँ देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा था। अनिका की बेबसी और बेचैनी देखकर राजलक्ष्मी तुरंत अनिका के पास गई और कहने लगी, मैडम आप रिलैक्स कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। अनिका मैडम जस्ट रिलैक्स, काम डाउन। ये आपकी बेस्ट फ्रेंड है श्रेया, ये मान लीजिए कि आपकी सगी बहन से भी बढ़कर है। जैसे ही राजलक्ष्मी ने श्रेया को इंट्रोड्यूस करवाया, अनिका फिर से काफ़ी परेशान नजर आने लगी। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि अगर उसके सामने खड़ी लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और उसकी सगी बहन से भी बढ़कर थी, तो श्रेया का चेहरा उसे याद क्यों नहीं आ रहा था। न तो अनिका को श्रेया का चेहरा याद आ रहा था और न ही श्रेया के साथ उसके रिलेशनशिप। अनिका के दिल ही दिल में उलझन और बढ़ती जा रही थी। एक तरफ अनिका को ये बताया गया था कि रोहित मारवा उसका पति है और दूसरी तरफ राजलक्ष्मी ने अनिका को ये बताया था कि सामने खड़ी लड़की श्रेया उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। मगर अभी भी कुछ देर पहले श्रेया ने अनिका से कहा कि रोहित मारवा उसके पति का कातिल है। अनिका की सारी बातें ठीक उस बच्चे की तरह थी जो अभी अभी दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा था। जब तक इस दुनिया को न समझ जाए, इस दुनिया में जीना बेहद आसान होता है, मगर जैसे ही कोई इंसान इस दुनिया को समझने की कोशिश करता है, ये दुनिया जीने लायक नहीं रहती। बिल्कुल यही हाल हो रहा था अनिका का। अनिका न तो अपने नाम को जानती थी, न अपने वजूद को जानती थी। अपने आप को ढूंढने की परेशानी में जूझ रही अनिका श्रेया की बातों से काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी। धीरे धीरे अनिका के चेहरे पर काफ़ी गुस्सा नजर आने लगा था। अनिका ने अब तक अपने इमोशंस को संभाल कर रखा था, जो अनिका का बेसिक स्वभाव था, मगर अनिका बार बार अपने दिमाग पर जोर लगाकर ये सोचने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा था। अनिका कभी अपने आप को देखती तो कभी अपने सामने खड़ी राजलक्ष्मी और श्रेया को देखती। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वो भी ठीक उन्हीं लोगों की तरह एक नॉर्मल लड़की थी तो उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ याद क्यों नहीं आ रहा था। अनिका अपने सर पर हाथ रखकर अपने सर को जोर जोर से सहलाने लगी। अनिका के चेहरे की सारी नसें अब दिखाई देने लगी थी। अनिका का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त अनिका का ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि अनिका के नाक और कान से खून निकलने लगेगा। अनिका को इतना परेशान देखते हुए राजलक्ष्मी ने अनिका को दोनों हाथों से पकड़ लिया और कहा, मैडम प्लीज़ रिलैक्स हो जाइए, प्लीज़ शांत हो जाइए मैडम। जब राजलक्ष्मी ने देखा कि अनिका पर किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था, तो वो लगातार अपने दिमाग पर जोर देकर अपने अतीत को याद करने की कोशिश कर रही थी। तब अचानक राजलक्ष्मी ने कमरे के कोने में पड़े साइड टेबल की ओर दौड़ लगाई और एक ड्रॉअर में से खुद अनिका की बनाई हुई काल्मिंग पिल निकाली, जो दिमाग को शांत करने वाली दवाई है, जिसे अनिका ने किसी वक्त श्रेया के साथ मिलकर लेबोरेटरी में बनाया था और रोहित की दादी माँ के इलाज के लिए अनिका ने उन्हीं टैबलेट का यूज़ किया था। राजलक्ष्मी ने एक छोटी सी शीशी से 2-3 टैबलेट निकाली और पानी के साथ राजलक्ष्मी दौड़कर अनिका के पास आई। पानी का गिलास अनिका के हाथ में थमाते हुए राजलक्ष्मी ने कहा, मैडम प्लीज़ प्लीज़ ये टैबलेट खा लीजिए, इससे आपको बहुत आराम मिल जाएगा। ये टैबलेट आपने खुद अपने हाथों से बनाई थी। राजलक्ष्मी के हाथों में रखी टैबलेट को देखकर अनिका और भी ज़्यादा हैरान हो गई। राजलक्ष्मी ने अनिका से कहा कि जो टैबलेट उसके हाथ में थी वो टैबलेट खुद अनिका ने बनाई थी। अनिका ये सोच सोच कर हैरान हुई थी, अगर वो इतनी काबिल और इतनी अक्लमंद लड़की थी तो उसे इतनी सी बातें याद क्यों नहीं आ रही थी कि वो खुद कौन है। अपनी खूबियों और हुनर के बारे में वो बहुत दूर की बात है, अनिका को अपना नाम तक याद नहीं आ रहा था। अनिका की सांसें काफ़ी तेज होने लगी थी। तभी राजलक्ष्मी ने अपने हाथों में पकड़ी हुई टैबलेट अनिका को जबरदस्ती खिलाते हुए कहा, मैडम प्लीज़ ये टैबलेट खा लीजिए, प्लीज़ किसी पर नहीं तो अपने आप पर विश्वास कीजिए। ये टैबलेट आपने खुद बनाई है, ये टैबलेट खाकर आपका दिमाग जरूर शांत हो जाएगा। ये कहने के बाद राजलक्ष्मी ने जबरदस्ती वो टैबलेट अनिका के मुंह में डाल दी और पानी का गिलास अनिका के हाथों में थमा दिया। अनिका एक ही सांस में पूरा पानी का गिलास पी गई और साथ ही साथ दिमाग को शांत करने वाली टैबलेट भी अनिका के गले से नीचे उतर गई। वहाँ हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर लिफ्ट का दरवाजा जैसे ही खुला, सिक्योरिटी गार्ड से देखा कि रोहित तेजी से चलकर वीवीआईपी वार्ड की ओर आ रहा था। रोहित को आते देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने रोहित से कहा, सर वी आर वेरी सॉरी, मगर श्रेया मैडम किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की मगर उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। रोहित तेजी से अपने कदम
अनिका के कमरे की ओर बढ़ाता रहा। कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर जैसे ही रोहित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो रोहित को एहसास हुआ कि दरवाजा अंदर से लॉक किया गया था। रोहित ने हैरान होकर जब अपने बगल में खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स की ओर देखा तो गार्ड ने रोहित से कहा, सर श्रेया मैडम जैसे ही अंदर गई उन्होंने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। अब हमारी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम श्रेया मैडम को कैसे रोकें। रोहित भी अच्छी तरह से जानता था कि सिक्योरिटी गार्ड्स भी धर्म संकट में फंसे थे। एक तरफ उन्हें अनिका को सिक्योरिटी देनी थी और दूसरी तरफ श्रेया और कोई नहीं बल्कि अनिका के भाई की आकाश की विधवा पत्नी थी और अनिका की बेस्ट फ्रेंड। सिक्योरिटी गार्ड्स की बात सुनने के बाद रोहित अनिका के कमरे का दरवाजा नॉक करने लगा। कुछ देर तक जब दरवाजा नहीं खुला तो रोहित ने जोर से दरवाजा खटखटाते हुए कहा, श्रेया दरवाजा खोलो, मैं रोहित हूँ, मुझे अंदर आने दो। अनिका की हालत के बारे में सुनने के बाद श्रेया बिल्कुल स्तब्ध होकर अनिका की हर हरकत को देख रही थी। वहीं राजलक्ष्मी अनिका को रिलैक्स करवाने में बिजी थी, इसलिए वो दरवाज़ा नहीं खोल पा रही थी। लेकिन जैसे ही राजलक्ष्मी ने दरवाजे पर रोहित की आवाज़ सुनी, राजलक्ष्मी ने अनिका की ओर देखकर कहा, लीजिए मैडम, रोहित मारवाजी आ गए, योर हस्बैंड इज़ हियर। अनिका ने दिमाग को शांत करने वाली टैबलेट खाई थी। इसके बाद तुरंत अनिका के चेहरे पर काफ़ी हद तक राहत दिखाई दे रही थी। मगर तभी अचानक अनिका ने राजलक्ष्मी से कहा, रोहित मारवा इज़ अ मर्डरर। ये बात सुनते ही राजलक्ष्मी के होश उड़ गए।